नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसी से वो और बन जाता है नाटो। नाटो एक आपका 30 देशों का एक समूह। नाटो क्या है? नाटो इज द ग्रुप ऑफ 30 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें वही देश शामिल हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित, लगभग आपका जर्मनी के किनारे किनारे ही स्थित हों, मगर उत्तरी अटलांटिक के नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी आपका ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का एक कॉमन करेंसी है। सेप्रा बताइए, नाटो की कॉमन करेंसी क्या है? या यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी डियर? यूरो। यूरोपीय यूनियन का क्या करेंसी है डियर? यूरो। एक कॉमन करेंसी है यूरो, आपका याद रखिएगा। नाटो एक ऐसा संगठन है मित्रों, आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, इनमें से किसी भी देश पर कोई अगर हमला करता है तो ये तीसों मिल करके और उसका मुकाबला करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 महीने से एक छोटा सा देश यूक्रेन, जो इतने बड़े महाशक्ति आपका रसिया से अकेले लड़ रहा है, तो अकेले लड़ना काफी कठिन है 10 महीने से। तो कहीं न कहीं यूक्रेन को नाटो का जो है हेल्प या सहायता मिल रहा है। उतना गोला बारूद कहाँ जुटा पाएगा यूक्रेन? तो डेफिनेटली आई होप दैट सपोर्ट ऑफ नाटो कैन बी। तो मित्रों ये बातें आप जानिएगा, इतिहास की चीजें हैं, आगे चलकर इस पर प्रश्न आएगा डियर, और हम आगे आपको और बात करेंगे उस पर। लेकिन हम इस समय आपको ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर समुद्र में आप देखिएगा एक हेस्पेनियोला आइलैंड मिलेगा। हेस्पेनियोला एक आइलैंड होगा, हेस्पेनियोला। दक्षिणी अमेरिका के ऊपर जाइए, ऊपर पीछे आकर पेज नंबर 72 अगर ऑक्सफोर्ड होगा तो पेज नंबर 72 पर देखिएगा। नो, आप कहाँ चले गए ऑस्ट्रेलिया में? डियर इसमें आइए, दक्षिणी अमेरिका के एक स्टेप आगे बढ़िए। बस उसमें ऊपर देखिए, ऊपर स्पेस पर मिल रहा होगा हेस्पेनियोला। हेस्पेनियोला आइलैंड आपका है, इसमें 2 देश है, आधा हैती है, आधा डोमिनिकन रिपब्लिक डियर। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक मित्रों कभी भी पूछेगा कि हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये आपका जिस आइलैंड पर ये दोनों स्थित हैं उस आइलैंड का क्या नाम है? तो हेस्पेनियोला आइलैंड पर स्थित है। ये जैसे आइलैंड है ना हेस्पेनियोला, इसी पर आधा समझिए इधर हैती है, इधर आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है। मिला डियर? मिला तो बोलिए यस। यस आपका डियर, बहुत अच्छा डियर। पढ़ाई को एकदम रुचिकर बना के पढ़िए आपका एकदम। आगे आपका डियर अगर आपसे प्रश्न करे कि लैटिन अमेरिका क्या है, अब तक आपने सुना होगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि लैटिन अमेरिका क्या है, तो सुनिए। पहले तो आप ये जानिएगा कि आप इस चीज को कंफर्म रखिएगा कि मध्य अमेरिका क्या है मित्रों। अब हु विल टेल मी मध्य अमेरिका? प्रदेश आप बताएंगे मध्य अमेरिका में कौन कौन देश आते हैं? तो मित्र सुनिए ध्यान से, मैक्सिको ले लीजिए, ग्वाटेमाला ले लीजिए, होंडुरास ले लीजिए, और आपका जो भी है आप पनामा तक चले आइए। मैक्सिको टू पनामा, मैक्सिको टू पनामा उत्तरी अमेरिका वाले मैप में देखिएगा, मैक्सिको से लेके पनामा तक ये सभी क्या है? मध्य अमेरिका के देश। कैरेबियन देश कौन है? थोड़ी जो समुद्रवा में है सब,
जिसको देखिए कैरेबियन देश कहिए, चाहे उसको वेस्ट इंडीज कहिए, चाहे आप कैरेबियन कहिए, चाहे वेस्ट इंडीज कहिए, चाहे एंटीलीज कहिए, ये तीनों नाम उन्हीं का है जो बीचवा में 5, 7, 8 कंट्री हैं सब, जो आपका क्यूबा है, जमैका है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, जो भी हैं आपका, उन सभी को ही कहा जाता है क्या आपका एंटीलीज या वेस्ट इंडीज या कैरेबियाई देश। तो याद रहेगा डियर। अब सुनिए, तो यहां देखिए इसके ऊपर और डियर एक बात और पूछा है कई बार कि उत्तरी अमेरिका जो है ये दक्षिणी अमेरिका को किस कंट्री से जुड़ता है। तो जो पनामा कंट्री है वह कोलंबिया से जुड़ती है। पनामा कंट्री किससे जुड़ती है? कोलंबिया से। यहाँ जो देश है पहला वह कोलंबिया है, और अमेरिका का एकमात्र देश जो खोजकर्ता के नाम पर उसको नाम दिया गया कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबस के नाम पर पड़ा है क्या? कोलंबिया। कोलंबिया देश का नाम कोलंबस के नाम पर रखा गया। आगे डियर और हम बात करेंगे आपसे। देखिए ये लैटिन अमेरिका, लैटिन एक भाषा बोली जाती है वहां पर। तो डियर लैटिन अमेरिका के अंतर्गत तीनों समूह आ जाता है। एक तो मैक्सिको टू पनामा सारे देश आ जाएंगे, एक कैरेबियाई देश आ जाएंगे या वेस्ट इंडीज आ जाएगा, एक आपका दक्षिणी अमेरिका पूरा मिला दीजिए, यही तीनों मिल करके आपका बनते हैं लैटिन अमेरिका। डियर किसी को कोई कंफ्यूजन लैटिन अमेरिका में नहीं है। और ये आपका वेस्ट इंडीज के 3 नाम मैंने बताए, कैरेबियाई देश, एंटीलीज या वेस्ट इंडीज, एंटीलीज या वेस्ट इंडीज या कैरेबियाई देश। चलिए भी डन हो गया। आगे मित्रों और हम आपसे बात करेंगे ये जो पनामा देश है, और एक प्रश्न और आपका पूछता है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाला मतलब कौन सा ऐसा, आप बताइए कौन सी ऐसी रचना या कंस्ट्रक्शन है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। तो डियर मित्रों सही जवाब दिया आपने पनामा नहर। पनामा नहर जो है वह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। पनामा नहर देखेंगे ना, आपके ऑक्सफोर्ड का मैप होगा, अगर देखिएगा पेज नंबर 72 पर नया मैप है आप लोगों के पास, उसमें आपका पनामा नहर का पूरा बकायदे फोटो बना के दिया है। पनामा नहर की एक और विशेषता होती, वह जो नहर का अलग अलग भाग है ना, तो अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर वह ऐसे आपका पॉइंट बना हुआ है कि उस समुंदर का पानी समुंदर से मैच वह मिलने नहीं दिया जाता है। बस कोई जहाज जो क्रॉस करेगी वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी, अगले कुछ किलोमीटर के बाद फाटक बना होगा, जो उसको ऑटोमेटिक जाएगी, खुलेगा, क्रॉस करेगी, फिर बंद हो जाएगा। ये सिस्टम वहां बनाया गया। और पनामा नहर को डियर एक और समुद्र में, यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक देश आपको मिलेगा, देखिएगा एक छोटा सा देश है डियर आपका, उसको आप डियर ये आपका अभी बताएंगे, उसको डियर आपका आएगा तो बताएंगे आगे चल करके डियर। हाँ ये आपका डियर है ट्रिनिडाद टोबैगो। ट्रिनिडाद टोबैगो आप ऊपर देखिएगा, यहां पर करीब करीब इधर आएंगे तो ट्रिनिडाद टोबैगो एक देश है, छोटा सा आइलैंड वाला देश है, आइलैंड है आपका। ट्रिनिडाद टोबैगो मिला कि नहीं मिला? मिला डियर। ट्रिनिडाद टोबैगो ये आपका इसके ऊपर समुद्र में दिखाया गया होगा डियर, लिखा तो है आपका ट्रिनिडाद टोबैगो। आप लोगों को मिला? हाँ मिल गया ना डियर। ट्रिनिडाद टोबैगो में और ब्रायन लारा जो है ना डियर, वह वहीं का रहने वाला है, ट्रिनिडाद टोबैगो का ही रहने वाला है ब्रायन लारा।
और यहाँ पर मित्रों 18% आपका हिंदू रहते हैं। 18% जो है ये आपका हिंदू रहते हैं। कहाँ पर? ट्रिनिडाद टोबैगो में रहते हैं। अभी ये हिंदू कैसे पहुंच गए वहां पर, कहानी सुनिए। जब पनामा नहर बन रही थी तो उस समय आपका भारत से मजदूरों को ले जा करके, इंडिया से मजदूरों को ले जा करके पनामा नहर खुदवा कर बनवाया गया। अब बनवाने के बाद वो सब ऐसे जहाज, समुद्री जहाज से घुमा करके ट्रिनिडाद टोबैगो पर उतार दी, कभी भारत आ गया। मजदूर पढ़े लिखे होते नहीं आपका, बस वो एक आइलैंड था उसी को उतार दिए, वहीं पर सब वो सब छूट गए और वहीं पर आते रहते वो आपका रह गए वहां पर। तो डियर ट्रिनिडाद टोबैगो में 18% हिंदूज रहते हैं वहां पर डियर। और डियर एक बात और है, अगर आपको कभी भी पूछता है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाला जो कंट्री है, जो अटैच करता है, तो पनामा को बताइएगा। ये आपका कोलंबिया जो कंट्री है वहीं पर ये आपका टच करता है। और कोलंबिया के बारे में आप सुने ही हैं, कोलंबिया में एक पन्ना बहुत मिलता है, पन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। पन्ना जो अंगूठी पहनते हैं लोग, तो अलग अलग ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर होता है। तो पन्ना जो पत्थर होता है वह कोलंबिया में बहुत ज्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है? कोलंबिया में। इसके बाद डियर है, उसके बगल में जो देश मिलेगा वह वेनेजुएला है। कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला यहां पर डियर एक आपको झील मिलेगी, लेकिन झील है पूरी तरह से वेनेजुएला में ही, लेकिन है आपका कोलंबिया के बॉर्डर पर। वह झील का नाम है, हाँ, मेराकाबो आपका लेक। डियर लिखा होगा, हाँ डियर, हाँ मेराकाबो आपका, मोराकाइबो आपका, अलग अलग नाम प्रोनाउंसिएशन करता है। मोराकाबो आपका लेक। मित्रों इस झील के किनारे पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा आपका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पर। और वेनेजुएला एक्चुअली आपका पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार कंटेन करता है, लेकिन वेनेजुएला का पेट्रोल बहुत सस्ता बिकता है। रीजन ये होता है कि यहाँ के पेट्रोल में बालू बहुत ज्यादा पाया जाता है, और पेट्रोल में यहाँ का जो क्रूड ऑयल निकलेगा उसमें बालू ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि जमीन से जो पेट्रोलियम निकला वैसे ही ला करके तुरंत आपका गाड़ी का टंकी खोला भर दिया, और उसको रिफाइनरी में जाता है, प्यूरिफाई होता है, तब आपका और प्यूरिफाई करने में जिसमें बालू रहता है उसको प्यूरिफिकेशन में इतना पैसा लग जाता है कि सस्ता जरूर है, लेकिन वो और देशों से महंगा पड़ जाता है। इसलिए यहाँ का पेट्रोलियम का उत्पादन तो होता है, लेकिन क्वालिटी इज नॉट सो गुड, आपका उतना बढ़िया नहीं होती, उसको काफी कॉस्टली पड़ जाता है। आगे ढेर बात करेंगे। एक तो ये है पेट्रोलियम का उत्पादन ज्यादा होता है, और यहाँ पर एक चीज और है डियर आपका, यह दुनिया का एक ऐसा देश है वेनेजुएला जो नोट छाप करके गरीबी दूर करने का प्रयास किया। सोचा कि नोट छाप दे, खूब छाप दे, इतना नोट छापा कि वहां पर ब्रेड का पैकेट मिलने लगा 50-50 हजार का। अब जा डियर, एकदम डियर। तो मित्रों आप लोग भी मन में सोचते होंगे कि सरकार को पैसे की क्या दिक्कत, नोटिया छापना, छाप देते आपका। ऐसे नहीं, आपका कोई सरकार जितना चाहे उतना ऐसे पैसा नहीं छाप सकती। करेंसी का एक पैमाना होता है, एक फॉर्मेट होता है। क्यों डियर? नोट खाली छापना होता, ऐसे कोई कंट्रीज नहीं छाप सकती है आपका। उसका एक इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम, उसको बताएंगे वो भी तथ्य। एक बात और है आपका डियर, तो और यहाँ पर पेट्रो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, एक यहाँ पर करेंसी चली आपका पेट्रो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। आपने देखा होगा डियर, क्रिप्टो करेंसी अगर आप रखते हैं तो उसको किसी एटीएम से आप भुना नहीं सकते, बस वो मोबाइल या अपने डाटा से दूसरे डाटा में खाली आपका ट्रांसफर करेंगे क्रिप्टो करेंसी को,
उसको आप रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मित्रों आप देखिएगा आगे चल करके, और वास्तव में तमाम अब चलने लगा है। फेसबुक ने भी एक क्रिप्टो करेंसी जारी किया, उसका नाम है लिब्रा। फेसबुक ने कौन सा क्रिप्टो करेंसी जारी किया है? लिब्रा। लिब्रा इज द करेंसी ऑफ फेसबुक, याद रखिएगा। बिटक्वांट आपका ये जो है ना डियर, सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है, जिसको बनाया है सातोशी नाकामाटो आपका डियर। हाँ डियर, काफी लंबा नाम है डियर, याद रखिएगा। और मित्रों वेनेजुएला की एक चीज और पूछा जाता है, दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल, कौन आपका है डियर? एंजिल जलप्रपात किस कंट्री में है? वेनेजुएला में। कहां पर है डियर? वेनेजुएला में एंजिल। आप याद रखिएगा, एंजिल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। ये बहुत बार पूछा हुआ है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये आपका वाटरफॉल, या देखिए जलप्रपात क्या होता है, आपके मन में होगा कि झरना क्या होता है, और वाटरफॉल तो इंग्लिश वर्ड है उसका, पानी का गिरना। झरना उसका उर्दू नाम है आपका डियर, और जलप्रपात तो आपका भौगोलिक हिंदी नाम है जलप्रपात। वाटरफॉल इज द इंग्लिश नेम ऑफ दैट वर्ड आपका। तो ये चीज जानिएगा, एंजिल जलप्रपात जो है वह सबसे ऊंचा विश्व का जो जलप्रपात है वह किस कंट्री में है डियर? वेनेजुएला में। इसके बाद डियर इसमें एक तथ्य और आपको जानना चाहिए, आप जानिएगा, यहाँ पर विश्व सुंदरी बहुत ज्यादा पाई जाती है। मतलब जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, चाहे आपका मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का, तो विश्व सुंदरियों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। तो एक तो आपका इसलिए भी आपका फेमस है डियर आपका। ये 3-4 तथ्य इसके बारे में आप जानिएगा। उसके बगल में कंट्री है डियर, उसके जस्ट बगल में गुयाना, गुयाना डियर, एक कंट्री है गुयाना। एक कंट्री आपका उसके बगल में है, कौन सी कंट्री? गुयाना का डियर। उसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। वहां पर पुर्तगाली भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है। कहां पर? गुयाना में। देखिएगा आप उसके बाद बढ़ेंगे ना, कौन कौन कंट्री पढ़ा आपने? कोलंबिया पढ़ा, वेनेजुएला पढ़ा, गुयाना पढ़ रहे। आप घबराइए मत, बहुत ज्यादा कंट्री नहीं है, आप आराम से फिनिश कर देंगे इसका पूरा। 1 से 2 दिन का लेक्चर है, खत्म हो जाएगा डियर। एक गुयाना में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। जॉर्ज टाउन जो है यहाँ की कैपिटल है, और हीरे के लिए जॉर्ज टाउन बहुत फेमस है। जॉर्ज टाउन किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए। हीरे का बहुत सारा काम होता है वहां पर। और डियर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक कंट्री मिलेगा सूरीनाम। सूरीनाम का कोई खास स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। इसका डियर कैपिटल है पैरामेरिबो डियर, याद रखिएगा। इसके बाद एक वहां बगल में मिलेगा फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। तो डियर ये जो मिला है फ्रेंच गुयाना, ये तो सूरीनाम हो गया, सूरीनाम। इसके बाद यहां पर जो है फ्रेंच गुयाना। मित्रों ये जो फ्रेंच गुयाना है ये आपका फ्रांस का है। ये आपका किसका है? फ्रांस का। आप सोचिए, अब फ्रांस का है डियर। फ्रांस कहां पर है? उसकी यहां पर भी एक सरजमी है आपका पूरा, और यहां पर अपना बहुत सारा काम करता है डियर यहां पर। और यहां जो है ना डियर आपका एक इसका अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, और वहां पर हैवी जो रॉकेट होता है उसका प्रक्षेपण करने के लिए फ्रेंच गुयाना में आपका बहुत सारे कंट्री अपने हैवी रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं। है किसका है? फ्रांस का। किसका है डियर? फ्रांस का है। और यूरोप के लोग एरियन नामक हैवी जो रॉकेट होते हैं उसका प्रक्षेपण कहां से करते हैं? फ्रेंच गुयाना से। मित्रों फ्रांस
तो मान ली यूरोप कंट्री का एक देश, लेकिन फ्रांस का एक अड्डा आपने यहां देख लिया। एक अड्डा और बता दीजिए आपका इंडियन ओशियन में भी उसका एक अड्डा है, वह कौन सा है डियर? रीयूनियन बताया था मैंने डियर। इंडियन ओशियन में आप देखेंगे तो रीयूनियन मिलेगा इंडियन ओशियन डियर। अफ्रीका के बगल में आपका रीयूनियन एक द्वीप है और उस पर फ्रांस की जो है सेना रहती है। अब कहीं भी हमला करना होगा तो ऐसा नहीं कि फ्रांस अपने उन अड्डों का इस्तेमाल कर लेता है और आसानी से करके करता है। और अगर आपको इसके अलावा जो एक कैरेबियाई देश बताए हैं उसमें अगर सबसे अधिक डेवलप्ड कोई कंट्री है, वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा विकसित कोई देश है, तो वह कौन सा देश है? क्यूबा है। कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा ये बहुत ज्यादा डेवलप। और जानते हैं रसिया अपना परमाणु बम, शीत युद्ध के दौरान रसिया अपना परमाणु बम यही रखता था क्यूबा में। अब सोचिए कहां है रसिया, आकर अपना परमाणु बम रख रहा है क्यूबा में। अमेरिका से कोई भी टकराव की स्थिति में यहां पर परमाणु बम रखा, बस अमेरिका उठा चला गया वहां टर्की के पास। टर्की आप लोगों को पता है 3% 97%, अंतोलिया और आपका अंकारा डियर उसकी कैपिटल वाला हिस्सा है 97% वाला। तो टर्की में आपका परमाणु बम रखा कौन? आपका अमेरिका। शीत युद्ध में अपना अपना अलग अलग सब अड्डा बनाए रहते हैं। तो मित्रों फ्रांस का जो मेन लोकेशन हो तो है ही। अब फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है यूरोप का, लेकिन फ्रांस का अपनी मेन सरजमी के अलावा दो और अड्डे याद रखिएगा। एक आपका रीयूनियन आइलैंड, वह कहाँ है डियर? वो मेडागास्कर के बगल में, मॉरिशस के थोड़ा बगल में। आप देखिएगा एकदम याद हो जाए, ऐसा ना हो आपका डियर कोई भी आइलैंड कोई भी द्वीप। अधिकतर एग्जाम में जाएंगे ना तो छोटे छोटे द्वीप पूछ देता है, ये द्वीप कहाँ है, ये द्वीप कहाँ है, इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है, इस देश का अधिकार है तो वो कहाँ पर है, किस महासागर में, क्या है, कैसे। तो फ्रांस का दो अड्डा, फ्रेंच गुयाना नाम से ही पता चल रहा है फ्रांस का है, और एक आपका रीयूनियन अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर के आगे बढ़िएगा इंडियन ओशियन में, तो वहां भी उसकी सेना रहती है। और यहाँ पर फ्रांस अपना अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बना रखा है पूरा बहुत बड़ा। जितना भी हैवी रॉकेट होता है एरियल का प्रक्षेपण, भारत का भी एक हैवी रॉकेट आपका यहीं से प्रक्षेपित किया गया था। तो मित्रों याद रखिएगा और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा उसके नीचे एक देश मिलेगा, बहुत बड़ा देश है डियर। कौन सा? ब्राजील। ब्राजील कंट्री डियर आपका यह विश्व का 5वां नंबर का देश। किस नंबर का देश है डियर? क्षेत्रफल के दृष्टि से 5वां है डियर। कंफ्यूजन में आप लोग आ रहे हैं क्या? 6वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां हम लोग है ये हैं। तो डियर 5वें नंबर का देश है, 5th रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज द ब्राजील कंट्री। समझ रहे हैं मिस्टर सत्यम? और डियर ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। डियर ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं ब्राजीलिया भी लिखा हुआ होता है, आप देख लीजिएगा ब्रासीलिया डियर, याद रखिएगा। लेकिन और आप एक बात और जानिएगा डियर, ब्राजील का टोटली जो ओलंपिक का या और कोई फेमस गेम का आयोजन जो होता है, एक समुंदर के किनारे आपका एक शहर मिलेगा रियो डी जेनेरियो। वो आपका अभी 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था, आप याद रखिएगा डियर। वो कई बार पूछा है डियर। और एक बार और सुनिए, वो रियो डी जेनेरियो, रियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है। टेट वाले बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, रियो वाला पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसी में बच्चे लोग एगो नाम दिया गया, जानते हैं क्या? एजेंडा 21। एजेंडा 21
इन्वायरमेंटल का बहुत स्पेशल क्वेश्चन एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है मित्रों, ध्यान से सुनिए। एजेंडा 21 क्या है? इसमें 7 विषयों पर चर्चा हुई है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, 7 इंपॉर्टेंट विषय थे जिस पर चर्चा हुआ। लेकिन आपके मन में हुआ कि एजेंडा 21 नाम क्यों दिया गया? यहाँ जो सम्मेलन हुआ वो 1992 में हुआ। तो ये 1900 का मतलब क्या होता है कि 1900, अब 1900 नहीं भी लिखते, 92 खाली लिखते तब भी काम चल जाता। भाई 2000 क्यों लिखते हैं? आप खाली 22 लिखिए। और बहुत लोग शॉर्टकट में आप लोग लिखते भी हैं, डेट डालते हैं 2022, नहीं खाली 22 लिख देते हैं। 26 12 22 ऐसे लिख देते हैं आप लोग डेट। लेकिन ये क्यों लिखते हैं आपका? इससे पता चलता है इतना 100 साल आप पीछे बिता चुके हैं और ये आपका ये जो चल रहा है उसमें आप 92 वर्ष पूरे कर चुके हैं। अब बचा है 8 वर्ष। तो ये आपका डियर आपको पूछा जाएगा कि आप किस शताब्दी में हैं। आप 19वीं थोड़ी बताएंगे, आप 20वीं शताब्दी बताएंगे। लेकिन अब वर्तमान समय में इस समय आप किस में हैं? तो आप 2022 चल रहा है ना मित्रों। तो 2022 यानी 20 शताब्दी बीत चुका है। अब आपका 22 साल बिता चुके हैं किस शताब्दी में? 21वीं शताब्दी के भी आप 22 वर्ष क्या कर लिए? बिता लिए। तो यानी मित्रों आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं सदी के लोग हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है एजेंडा 21। नाम रखने का मतलब है कि ये जो एजेंडा हम मना रहे हैं, जब पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो में हुआ तो वहां बनाया गया कि भैया 20वीं शताब्दी तो बीती गई, 8 साल बाकी है। अब हम लोग जो एजेंडा बना रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? 21वीं सदी के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना मित्रों? तो इसलिए 21वीं सदी के लिए बनाया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया एजेंडा 21। एनवायरमेंटल में जा करके खूब मन लगा के, दिल लगा के पढ़िएगा डियर, मन लगा के, दिल लगा के पढ़िएगा। किताबों में आपको सब पता चल जाएगा। आप बहुत अच्छी सी किताबें आपका एनवायरमेंटल की आजकल मार्केट में उपलब्ध है। आप जाके एक एक चीजों का एजेंडा 21 किया पूरा कंप्लीट आपका मैनुअल देखिए। आपको सब कोई एग्जाम में जाएंगे, फिर एग्जाम को क्वालिफाई करना इज नॉट वेरी टफ। बस ये है कि एग्जाम के प्रति आप कितना समर्पित रहते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट आपका। एग्जाम क्वालिफाई करना किसी के लिए कोई कठिन काम नहीं है। आप हर कोई बस मेहनत कर दीजिए। आपका मेहनत कर देंगे, आप जो एग्जाम चाहेंगे उसको आप डन कर लेंगे आराम से। बस आप लोग एक दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए और पढ़ाई को कोशिश करिए रुचिकर बनाने का। मतलब पढ़ाई को बोरिंग मत बनाइए, आपका अपने को बोर महसूस मत करिए। पढ़ाई को एकदम रुचिकर ढंग से बनाइए और आराम से पढ़िए। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या प्लेसिंग है, कोई आप इट्स डजंट मैटर आपका। आजकल तो हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े टीचर का क्लास आप घर बैठे किसी भी कोने में बैठ करके आप जो भी चाहे आपका उसका क्लास ले सकते हैं। और ईश्वर के आशीर्वाद से हर किसी के पास एक छोटा बड़ा मकान जरूर होगा, छोटा सा कमरा होगा। उसको अपने हिसाब से आप सेट करिए। उसको कैसे बनाएंगे जिससे कि आपको जाने के बाद मोटिवेशन पैदा हो। फिर आप अपने आप को एक सेल्फ मोटिव रखिए। आपका हमेशा कोई के मोटिवेट करने पर आप काम ना करें। आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आप सेल्फ हमेशा अपने आप को मोटिवेट कर लें। भाई काम करना है, काम करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, दिल से पढ़ना है तो दिल से पढ़ना है डियर। तो मन से पढ़िए, आप लोग सफलता अवश्य मिलेगी। जिस क्षेत्र में आपको रुचि नहीं लगती उसमें मत जाइए। आप जिस फील्ड में आपको रुचि लगती है उसी में पढ़िए। आप अभी डियर मैं बता दूं, मिर्जापुर की एक लड़की सानिया मिर्जा, मिर्जापुर की एक लड़की सानिया मिर्जा, और डियर वह लड़की यूपी बोर्ड से पढ़ी। किस बोर्ड से पढ़ी है? यूपी बोर्ड से पढ़ी। सोचिए उसने आपका एनडीए भी क्वालिफाई किया, वो भी आपका पायलट फ्लाइंग वाले में, जो पायलट बनते हैं। 400 की सीट होती है ऑल इंडिया एनडीए का, उसमें हुआ आपका। और डियर आने वाले दिनों में
वह आगे चल करके आई होप दैट डेफिनेटली वो पहली मुस्लिम महिला आपका फाइटर पायलट आपका अरे फाइटर प्लेन का वो पायलट बनने का उसको सौभाग्य मिलेगा। नाम है सानिया मिर्जा। नाम का भी बड़ा असर होता है ठीक है अरब का, सानिया मिर्जा। अब मुझको लगता है कि जब सानिया ये जो अच्छा काम किया तो उसके पेरेंट्स ने भी तो नाम रखा होगा कि वैसा ही नाम रोशन किया, तो सानिया ने नाम किया मिर्जापुर का। सलाम हो ऐसे बच्ची को उसकी सफलता के लिए। तो ऐसे आप लोग अपने अंदर इस तरह का अपने को कड़ी मेहनत करिए। यूपी बोर्ड की लड़की सोचिए, यूपी बोर्ड की, और आपका उसने इतना बेस्ट परफॉर्म किया। आप लोग कोई बात नहीं, पीछे क्या हुआ छोड़िए, पीछे का तो कोई रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। गीता में भी कहा गया है जो बीत गया उसका क्या पछता। अब जो बचा समय है उसको कैसे आपको अपने बस में करना है। और जब कोई इंसान जब भी मेहनत कर दे आपका अपने लाइफ को बदल सकता है। पीछे का छोड़िए, आपका वो तो पास्ट, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आपका जो आपके पास वर्तमान चल रहा है उसमें प्लान बनाइए, भविष्य के लिए आप काम करिए, मेहनत करिए डियर अरब का। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट को लेते हैं डियर अरब का। आप लोग भी उम्मीद करता हूं ऐसे ही काम करेंगे। तो डियर ये आपका रियो के बारे में 16 में ओलंपिक हुआ, अभी पिछला ओलंपिक हुआ है टोक्यो जापान में हुआ है। अगला ओलंपिक कहां होगा, अगला ओलंपिक कहां होगा सोचिए, बताइएगा, कमेंट में बताइएगा डियर। आगे बढ़ते हैं, ब्राजील में एक नदी आपको यहां मिलेगा, ये आपका अटलांटिक ओशियन में गिरती है। यह पूरे विश्व की दुनिया की आपका सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी नदी आपका यानी चाकर, चाकर माने जानते हैं ना, विड्थ जिसका ज्यादा होता है, गांव में बोलते हैं चाकर। तो डियर अब चाकर रहेगा तो पानियों ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी वही होती, बड़ी कहेगा तो अमेजन। अगर जब तक लंबी ना कहे तब तक नील के पास जाइएगा मत, खाली एक शब्द याद अगर लॉन्ग लंबा कहेगा तो नील मार दीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे अधिक प्रवाह पानी का मात्रा, ये सब मामले में आपका कौन है, अमेजन नदी। रीजन क्या होता है डियर, आप जानते हैं कि यहां पर एक लाइन गुजरती है, कौन सी, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के पास आपको पता है कि खूब बारिश होता है, तो बारिश भी होता है। अब बारिश होता है तो डियर एक बात और है, अब आपका वो जमाना गया कि पूछ दिया कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी बताइए, आप मार के गए ट्रिक, आपका अमेजन हो गया। नहीं, अभी पूछेगा ऐसे से प्रश्न घुमा के पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो मेडिरा आप याद रखिएगा, जो नीचे से मिली, कहां से मिली, नीचे से, कौन सी नदी, मेडिरा। तो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा है। अब बताइए पानी हो गया, और भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा के पास है, गर्मी भी खूब मिल जाएगा, रोशनी भी मिल जाएगी। तो यहां पर इतना भयंकर जंगल हुए कि पूरी दुनिया में आपका, यहां ब्राजील देश में कई जगह यहां जंगलों में नोटिस बोर्ड लगा रखा है सरकार ने कि कृपया यहां जाना मना है। गए आपका नहीं माने तो गए काम से। वहां पर ऐसे जंगल की एरियाएं हैं जहां पर सरकार ने नोटिस बोर्ड लगा रखा है, और यहां पर इसको सांपों का देश कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। यहीं पे था आपका, वो जाता था समुद्रमा में, पक्षी की आवाज समझता था, फिर आता था चला आता था। मैं बाद में चर्चा करूंगा उसका, लेकिन डियर ये आपका सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। और यहाँ पर डियर बहुत आपका खतरनाक खतरनाक सांप यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक चींटी है डियर, जिसको बुलेट आंट कहते हैं, बुलेट आंट। वो इसी चींटी से थोड़ा बड़ी होती है साइज में, काट लेगी तो आप वही हाल है, अरे बाप अरे माई आपका चिल्लाएंगे आप, जैसे लगेगा गोली लग गई आपका, एकदम आप चिल्ला रहे।
ये हाल है। तो बुलेट हंट मित्रों कहाँ पाई जाती है? और जो चींटी, एक प्रश्न आ गया तो एक प्रश्न विज्ञान का बता ले। चींटी अगर किसी को काटती और खुजलापन होता है, देखा होगा चींटी काट ली होगी तो खूब खुजलाते हैं, वहां जलन होती है। तो जलन क्यों होती है? तो चींटी के जो जहां से काटती है उस वाले पार्ट में फार्मिक एसिड पाया जाता है, यानी फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। इसी कारण चींटी के काटने पर क्या होता है? खुजलापन या जलन होता है। आगे पढ़िएगा। और इसके अलावा एक यहां पर देश है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, उरुग्वे मिलेगा। उरुग्वे ब्राजील के नीचे। लेकिन ये एक दो बातें और इसका बचा है, उसको बता दें। यहां पर एक बहुत बड़ी एरिया है जिसका नाम है साओ पालो। साओ पालो, इसको कैपिटल कॉफी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल कॉफी ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल कॉफी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के कॉफी की राजधानी। अर्थात साओ पालो एक ऐसी एरिया है जहां पर कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। और यहीं पर एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह, जहां पर पूरे कॉफी को वहीं से पूरे वर्ल्ड के लिए क्या कर दिया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसी से एकदम हजाक ऊपर जाइएगा तो एक कंट्री, एक बंदरगाह मिलेगा, बेलेम। तो बेलेम आपका रबर का एक्सपोर्ट करता है। रबर का एक्सपोर्ट करने वाला बंदरगाह ब्राजील का है, बेलेम। और उस वाले एरिया में खूब रबर भी होता है। अरे पूरा जंगल है, और जंगल से रबर निकलता है। रबर कैसे निकलता है? जैसे हमारे यहाँ ताड़ी निकलती है ना, ताड़ी। अरे गर्मी में तरबुलारिश जिसको बोलते हैं आप लोग, डियर। तो वहां पर भी ऐसे ही पेड़ को जाकर के एक जगह काट देंगे, काट के वहां मेटी लगा देंगे, बर्तन लगा देंगे और उसको बांध देंगे उसी में। बस उसमें से दूध निकल कर रबर कर उसको पूरा भर जाएगा। अब भर जाएगा, उसको ला करके पूरा ऐसे जगह ऐसे फैला देंगे, उसको थपथपा देंगे, पूरा पनीर की तरह हो जाएगा। बस काट पैक कर देंगे, वो रबर हो जाएगा। रबर का बहुत सारा काम होता है, टायर बनाने में होता है, गेंद बनाने में होता है, बहुत सारा सामान में रबर का इस्तेमाल होता है। आजकल रबर का मतलब समझिए कार और में बहुत ज्यादा रबर होता है। कार में देखिए ना डियर, जहां देखिए वहां रबर होता है। तो रबर का इस्तेमाल प्लास्टिक के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। रबर का बहुत सारे गुटका लगता है, जैसे कहीं स्पंजिंग होती है, साकर लगा है तो वहां पर बार बार वह ज्वाइंट करता है, तो वहां पर रबर की पैकिंग दी जाती है। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। अब ब्राजील के बारे में देखिएगा, यहीं पर एक कंट्री है डियर, उसके नीचे जब आएंगे तो एक कंट्री मिलेगा, उरुग्वे। उरुग्वे जो देश है वह फुटबॉल विश्व कप पहला जीतने वाला देश। कौन है आपका? उरुग्वे। और पूरे वर्ल्ड में आपका सबसे ज्यादा दर्शक अगर किसी गेम के हैं तो फुटबॉल के। अब फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश आपका उरुग्वे। पहला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश आपका कौन है? उरुग्वे। उरुग्वे के ऊपर इधर देखेंगे तो अभी आपका और बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं डियर। तो अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स आपका। जय हिंद।